नमस्कार, मैं मनु तेवतिया आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। प्रदेश में इस समय कद्दू वर्गीय फसलें बढ़वार की कई अवस्थाओं पर हैं। किसान भाइयों, इस फसल को कीट रोगों से नुकसान अधिक होता है, इसलिए नुकसान से बचने के लिए कीट रोगों का नियंत्रण और उचित समय पर करें, जिस पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के वीरेंद्र प्रताप सिंह। किसान भाइयों, बात करते हैं हम कौन कौन से रोग हैं। तो सबसे जो प्रमुख रोग है चूर्णिल आसिता, ये कद्दू वर्गीय फसलों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है और ये फफूंद जनित रोग है। इसका जो प्रमुख लक्षण होता है कि ये पत्तियों और तनों पे सफ़ेद चूर्ण सा धब्बा दिखाई देता है और फिर बाद में जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता है ये पूरे पत्तियों पे और फलों पे भी ये धब्बे दिखाई देते हैं, जिससे कि फल हमारा ख़राब हो जाता है और वो फिर बाज़ार मूल्य लायक रह नहीं जाता, तो काफ़ी फसल की हानि होती है। तो बात करते हैं कि कैसे हम इसका फसल प्रबंधन करें। तो इस रोग के नियंत्रण के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सल्फर यानी गंधक चूर्ण 5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर अगर हम छिड़काव करते हैं तो इसका प्रबंधन हम अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि केराथेन नामक रासायनिक दवा आती है, इसका 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर अगर हम 10 से 12 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते हैं तो इस रोग का प्रबंधन हम कर सकते हैं। दूसरा एक रोग होता है डाउनी मिल्ड्यू यानी मृद रोमिल आसिता, ये भी फफूंद जनित रोग है और इसका जो प्रमुख लक्षण है कि ये पत्ती की निचली सतह पे कोड़िए धब्बे पीले से भूरे से दिखाई देते हैं और बाद में संक्रमण बढ़ने पर ये कत्थई रंग के धब्बे फफूंद से आपको जमे हुए दिखेंगे। तो इस रोग के प्रबंधन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि मेनकोजिब या जिनेब की 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर हम छिड़काव करें तो हम इसका प्रबंधन कर सकते हैं। किसान भाई, इसके साथ हम एक चीज़ और सुझाव देना चाहेंगे कि हम रोग आने से पहले ही इसके सावधानी के रूप में हम पहले अगर एक छिड़काव कर देते हैं तो इसके संक्रमण से हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें एक और प्रमुख वायरस के द्वारा एक रोग लगता है पीला मोजैक। पीला मोजैक ये एक वायरस के कारण होता है और इसका जो प्रमुख लक्षण होता है कि पत्तियों पर पीले धब्बे बनने लगते हैं और संक्रमण बढ़ने पे क्या होता है कि ये पत्तियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, पौधे विकृत हो जाते हैं और पौधा बौना रह जाता है और फल भी जो आते हैं वो टेढ़े मेढ़े से होते हैं, तो बाज़ार मूल्य इसका अधिक मिल नहीं पाता। तो इसके प्रबंधन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो जो रोग ग्रसित पौधे हैं उसको उखाड़ के हम नष्ट कर दें और उसके बाद में क्या कर सकते हैं कि जो सफ़ेद मक्खी कीट होती है इस वायरस को फैलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करती है। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक पीला ट्रैप आता है उसको हम खेत में लगा दें, क्योंकि ये जो कीट होता है वो पीले रंग को काफ़ी आकर्षित करता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि लगा के ग्रीस वगैरह कुछ चिपचिपा पदार्थ लगाते हैं कि जिससे आके उस पर चिपक जाएंगे और फिर हम उसको हर सप्ताह के अंतराल पर उसको सफाई करते रहेंगे तो इसके कुछ हद तक हम इस कीट का प्रबंधन कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके अतिरिक्त आप सफेद मक्खी कीट के नियंत्रण हेतु नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। कीट का प्रकोप अधिक होने पर इमीडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, जिससे आप काफी हद तक इस कीट पर नियंत्रण पा लेंगे। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कीट हैं जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो कद्दू वर्गीय फसलों में सबसे प्रमुख जो कीट है वो रेड पंपकिन बीटल। ये कीट का जो वयस्क होता है ये पत्तियों और तनों को खाते हैं और हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस कीट के प्रबंधन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि फिप्रोनिल या प्रोफेनोफास की 1 से 1.5 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर हम छिड़काव करें तो इस कीट का प्रबंधन हो जाता है। अब दूसरा जो कीट है वो फल मक्खी। फल मक्खी के जो मादा कीट होते हैं ये क्या करते हैं, फलों के छिलकों के नीचे अपने अंडे देते हैं और उनसे अंडों से सुड़ियाँ निकल के फलों के गूदे को खाती हैं और पूरा फल बेकार हो जाता है। तो इस कीट के प्रबंधन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि नीम का तेल ले लें अथवा गोमूत्र और उसमें तंबाकू की पत्ती का काढ़ा बनाकर अगर हम छिड़काव करें तो एक जैविक प्रबंधन हो जाता है और हमें रासायनिक दवाओं का प्रयोग नहीं करना पड़ता। इसके अलावा फल मक्खी कीट के नियंत्रण के लिए एक देसी तरीका भी अपना सकते हैं। इसमें आप 1 एकड़ खेती के लिए गुड़ या चीनी का 1 लीटर गाढ़ा घोल तैयार करें और उसमें 10 मिलीलीटर मेलाथियन दवा मिलाएं और छोटे छोटे मिट्टी या प्लास्टिक के प्यालों में आधा आधा भरकर 8 से 10 जगहों पर रखें। इससे आकर्षित होकर फल मक्खी कीट नष्ट हो जाएंगे
और यदि तब भी कीट का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से ज्यादा दिखाई दे रहा है तो आप इसके नियंत्रण हेतु मेलाथियन दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आपकी फसल इस कीट से होने वाले नुकसान से बच जाएगी। छिड़काव से एक सुझाव और ये है किसान भाई कि फल आने के पहले ही हम इसका छिड़काव करें रासायनिक प्रयोग का, और या तो फल की तुड़ाई के बाद, जिससे कि इसके जो रासायनिक तत्व हैं वो फलों पे ना आए और स्वास्थ्य हमारा अच्छा बना रहे। तो इस हिसाब से किसान भाई अगर अपनी फसल को ध्यान दें थोड़ा सा, तो आप 20 से 35% तक अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं और इस हिसाब से आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान भाई गेहूं की कटाई गहाई कंबाइन हार्वेस्टर द्वारा करते हैं। इससे कटाई गहाई तो कम समय में हो जाती है, परंतु किसानों को भूसा नहीं मिल पाता है। इस समस्या के निराकरण के लिए स्ट्रॉ रीपर यंत्र बनाया गया है। तो स्ट्रॉ रीपर यंत्र किस तरह से कार्य करता है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शेखर सिंह बघेल। किसान भाइयों, वर्तमान में हमारे किसानों की जो गेहूं है खेतों में लहलहा रही थी, लेकिन इस वक्त कंबाइन हार्वेस्टर के माध्यम से, जो कि मशीनीकरण का एक इस वक्त समय चल रहा है, और कंबाइन हार्वेस्टर के माध्यम से हम गेहूं की कटाई बहुतायत में हमारे किसान भाई कर रहे हैं। और जब हम कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग करते हैं और मशीन के द्वारा जब कटाई करते हैं तो हमारी गेहूं की फसल लगभग 1 से 1.5 फीट ऊपर से कटाई होती है। और किसानों को इस वक्त सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही है वो है भूसे की। भूसे की जो समस्या है, इसके कारण ही हमारे जो जानवर हैं उनको खाने के लिए विशेष रूप से भूसे की कमी होती जा रही है। और अगर जब खेत में बहुत ज़्यादा जो हमारा नरवई जिसे कहते हैं, या खेत में जो एक्स्ट्रा बचता है, इसके कारण खेतों में लोग किसान भाई जो हमारे वो उसको जला देते हैं, जिससे वातावरण में बहुत ज़्यादा प्रदूषण की समस्या आ रही है। और जो हमारे सबसे आवश्यक जो जीवाणु हैं या सूक्ष्म जीव हैं जो हमारी मिट्टी में पाए जाते हैं, उनको भी नुकसान होता है। साथ ही साथ हमारा जो उपजाऊ जो हमारा एक्स्ट्रा होता है या जो हमारा भूसा होता है, इसका जलाने के कारण नष्ट कर दिया जाता है और हमारे जो जानवर हैं उनको खाने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता। स्ट्रॉ रीपर एक ऐसा यंत्र है जो कि कंबाइन हार्वेस्टर द्वारा कटी गई फसल के बचे अवशेषों को भूसे में परिवर्तित कर देता है। इसलिए ये यंत्र किसानों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि ये यंत्र किस तरह से कार्य करता है। ऐसे समय में हमें चाहिए कि इस भूसे का हम सही एवं उचित उपयोग करें और इसका लाभ हमारे किसान भाई उठा सकते हैं। इसके लिए जो एक्स्ट्रा रीपर है, जिसके माध्यम से हम भूसा तैयार करने की जो मशीन है, इस मशीन का उपयोग करके हम भूसा को निकाल सकते हैं। और भूसा को निकालने के लिए हम इस मशीन का उपयोग करें, और इसको उपयोग करते समय कुछ खास बातें हैं जिसका विशेष रूप से हमारे किसान भाई ध्यान रखें। सबसे पहली बात आती है कि जब भी आप इस मशीन का उपयोग कर रहे हैं तो हमारी जो ट्रैक्टर है उसमें जब लगाते हैं और लगाने के बाद जब आप उसको चलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसकी स्पीड लगभग 20 से ज़्यादा उसकी स्पीड नहीं होनी चाहिए। अगर आप देखते हैं कि खेत में किसी प्रकार के पत्थर हैं, किसी प्रकार के कंकड़ हैं, या किसी प्रकार के कुछ ऐसी ऊंची नीची ज़मीन है, तो उन स्थानों पर आप इन रीपर का उपयोग ना करें। नहीं तो इसकी जो ब्लेड होती हैं उनको टूटने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि ये जो ब्लेड हैं बहुत पतली होती हैं और ये भूसा को कटाई के लिए उपयोग की जा रही हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम खेत समतल हों और अच्छी तरीके से तैयार जो खेत होते हैं उनमें ही हम इन रीपर का उपयोग करें और हम भूसे को तैयार कर सकते हैं। और इस भूसे का हम आगामी समय में हमारे पशु हैं उनको खिलाने में उपयोग कर सकते हैं। किसान भाई, इन सब बातों के साथ कुछ खास बातें हैं जिसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। जब भी हम एक्स्ट्रा रीपर मशीन का उपयोग करते हैं तो इसके साथ में एक और ट्राली जो जुड़ी होती है, जिसमें हमें पूरा भूसा जो है तैयार होता है। और भूसा तैयार होने के बाद इस ट्राली में, जो कि पूरी पैक होती है और एक स्थान से इसके अंदर भूसा एकत्र होता रहता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, जब भी हम उपयोग कर रहे हैं तो इस जो हमारी ट्राली है इसको पूरी तरीके से पैक होना चाहिए। और हमारी रीपर मशीन और इसके बीच में जो भी हमारे संयोजन हैं, जो भी हम जोड़ते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई ढीलापन ना हो, अच्छी तरीके से पैक हो, ताकि कहीं से भूसा उड़े ना। और नहीं भूसा आपका उड़ेगा तो खेतों में फैलेगा और आपको नुकसान होगा, और जो आप उपयोग करना चाह रहे हैं या जिसका लाभ लेना चाह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको आर्थिक रूप से क्षति होगी। ये काफी महंगा कृषि यंत्र है, इसलिए किसान इसे समूह बनाकर भी खरीद सकते हैं। और ये यंत्र सुचारू रूप से कार्य करता रहे, इसके लिए ये जरूरी है कि ठीक ढंग से इसका रखरखाव किया जाए। तो आइए जानते हैं इस बारे में। इसके साथ ही कुछ खास बातें हैं, जैसे ट्रैक्टर का जो उपयोग कर रहे हैं उसमें आप हर समय समय पर ग्रीसिंग करते रहें, उसकी हवा का जो है वो देखें, कहीं डीजल की समस्या ना हो। इस प्रकार साथ ही साथ जो रीपर मशीन है उसका जब हम 10 हेक्टेयर के लगभग उपयोग कर लेते हैं तो उसकी जो ब्लेड हैं
उनमें धार होना चाहिए और धार करने के बाद ही उनका उपयोग करें, ताकि उसकी जो क्षमता है या इफिशियंसी जो होती है मशीन की वो बरकरार रहे और उसकी कम ना हो। इस तरीके से कुछ खास बातें हैं, इनका ध्यान रखते हुए और मशीन का सही समायोजन करके हम अगर भूसा का तैयार करते हैं खेतों से, तो निश्चित रूप से आपको आर्थिक रूप से लाभ भी होगा और आप इसका सही आने वाले समय में उपयोग कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम खरीदने की जब हम बात करते हैं, तो हमारे जो एक्स्ट्रा रीपर है या भूसा बनाने की जो मशीन है, ये लगभग रीपर साथ ही साथ जो ट्राली होती है, इन दोनों को अगर हम कीमत की बात करें तो इस वक्त ये बाज़ार में लगभग 3 लाख के लगभग इसकी कीमत बाज़ार में है। और इसको जब खरीदना होता है तो इसको भारत सरकार की ओर से सब्सिडी भी प्राप्त है, तो और विभिन्न वर्गों के अनुसार इसमें अलग अलग अनुदान प्राप्त होता है। तो किसान भाई इसके लिए जो हमारे सरकारी कृषि विभाग हैं, जो कृषि अभियांत्रिकी के, इन विभागों से संपर्क करके और जो अनुदान है उनकी जानकारी प्राप्त करके इन मशीनों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप इस मशीन का उपयोग विभिन्न प्रकार से अतिरिक्त आमदनी के रूप में कर सकते हैं, अन्य किसानों को किराए पे दे सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं, और एक अतिरिक्त आप जो लाभ इस मशीन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार किसान भाई अगर आप इस मशीन का उपयोग करते हैं तो सबसे पहली बात आपको भूसा प्राप्त होगा, दूसरी बात जो इसमें खेतों में जो समस्याएं आती हैं उससे निजात मिलेगी, और नरवाई जलाने की जो समस्या आज सबसे ज़्यादा है, तो आप नरवाई ना जला के भूसा का तैयार करें और खेतों को फिर इसके बाद तैयार करें, तो निश्चित रूप से आपको आर्थिक रूप से फायदा भी होगा, आपकी जो भूमि है वो भी उपजाऊ बनी रहेगी। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार से है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इलाहाबाद के कृषि मौसम समिति के वैज्ञानिकों द्वारा मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश के किसानों को कुछ सलाह दी जा रही है, जो इस प्रकार है। प्रदेश के पूर्वी, मध्य और पश्चिमी क्षेत्र में आगामी 3 से 4 दिनों तक हल्के से घने बादल छाए रहेंगे। 4 और 5 मई को हल्की वर्षा की संभावना है और हवाएं भी सामान्य से तेज रहने के आसार हैं। वहीं बुंदेलखंड में 3 से 4 दिनों के दौरान मध्यम बादल छाए रहेंगे, लेकिन वर्षा की संभावना नहीं है और यहाँ भी हवा की गति सामान्य से अधिक रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसानों को कृषि संबंधित कुछ जरूरी सलाह दिए जाते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। खाली खेतों में हरी खाद बनाने के लिए ढैंचा 50 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर बुआई अति शीघ्र करें। गन्ने की फसल में अगोला बेधक और तना वेधक कीट का प्रकोप हो सकता है। इसके उपचार हेतु क्लोरांट्रा नीली प्रोले दवा का छिड़काव करें। किसान भाई नए पौधे लगाने के लिए आवश्यकता अनुसार निश्चित आकार के गड्ढों की खुदाई का कार्य सुनिश्चित करें। किसान भाई खाली खेत में मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई कर खुला छोड़ दें, ताकि सूर्यताप से कीट व्याधियों के अंडे और खरपतवार के बीज नष्ट हो सकें। और जहां तक संभव हो सके अपने खेत का समतलीकरण अवश्य करवाएं। किसान भाई रबी फसल की कटाई के पश्चात अपने खेत की मिट्टी की जांच किसी प्रमाणित प्रयोगशाला से करवाएं। कद्दू वर्गीय सब्जियों जैसे कद्दू, लौकी, टिंडा, करेला, तरबूज और खरबूज में लाल कीड़ा और फल मक्खी का प्रकोप देखा जा रहा है। इससे बचाव हेतु किसान भाई ट्राइएजोफास 40 इसी दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें और छिड़काव के 7 दिन बाद तक सब्जियों की तुड़ाई न करें। वर्तमान मौसम में बेर की काट छाट कर चश्मा चढ़ाने की तैयारी शुरू करें। अमरूद में प्रूनिंग का कार्य संपन्न करें, जिससे अधिक से अधिक फल प्राप्त हो सकें। मक्के की फसल में गोभ वेधक मक्खी, तना वेधक कीट का प्रकोप दिखाई देने के आसार हैं। अतः इनकी रोकथाम हेतु मिथाइल ओडिमेटान 25 EC की 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर या क्विनाल्फास 25 EC की 2 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव साफ मौसम होने पर करें। उर्द और मूंग की फसलों में सिंचाई का कार्य रुक रुक कर करें। उर्द और मूंग की फसलों में थ्रिप्स कीट के शिशु और प्रौढ़ कीट दिखाई दे रहे हैं। अतः इनके नियंत्रण हेतु मिथाइल ओडिमेटान 25 EC या डाइमेथोएट 30 EC की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। आम के फलों को गिरने से बचाने हेतु नेफ्थलीन एसिटिक एसिड की 15 ppm या 4 मिलीलीटर प्लेनोफिक्स प्रति 15 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें।
छिड़काव मौसम साफ होने पर ही करें। केले और पपीते के बागों में गुड़ाई करके तने के चारों तरफ 25 से 30 सेंटीमीटर ऊंची मिट्टी चढ़ा दें और स्टेकिंग करें। केले के बाग में पर्ण धब्बा और सड़न रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उसकी रोकथाम हेतु कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। मानसून से पहले पशुओं को एंथ्रेक्स रोग, गलघोंटू व लंगड़ी बुखार के टीके अवश्य लगवाएं, ताकि बारिश के मौसम में आने वाले रोगों के प्रति इनके अंदर रोगरोधक क्षमता का विकास हो सके। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए सवालों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण सवालों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित सवाल और उसका जवाब इस प्रकार से है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बानी जिला महोबा के जगदीश चौरसिया ने। आपने अरंडी फसल की कटाई, मड़ाई और भंडारण पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अरंडी की फसल मुख्यतः खरीफ की फसल है, तेल वाली फसल है। और पहले मैं आपको बता दूं कि अरंडी का जो तेल है वो मुख्यतः उद्योगों में काम आता है, मशीनीकरण में काम आता है और काफ़ी उपयोगी तेल है। आज हम बात करते हैं अरंडी फसल की परिपक्वता की पहचान की। तो सामान्यतः अरंडी की फसल 6 से 8 महीनों में पककर तैयार हो जाती है, लेकिन सभी फल एक साथ नहीं पकते। इसके पकने की सही पहचान है संपुटों का हल्का पीला हो जाना। अधिक पकने पर संपुट चटकने लगते हैं और बीज खेत में बिखर जाती हैं। अतः कटाई के लिए ना तो उन्हें अधिक सूखने देना चाहिए और ना ही हरे फलों को तोड़ना चाहिए। जब लगभग 75% फल पक जाएं, तब पुष्प गुच्छ तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इसमें सबसे पहले फसल की जब तुड़ाई करते हैं, फलियों की तुड़ाई करते हैं, तो हम पूरी अच्छी प्रकार से पकने तक इंतजार नहीं करते हैं, अन्यथा फलियां चटक करके झड़ने की संभावना ही रहती है। इसलिए लगभग 120 दिन के आसपास इसकी पहली तुड़ाई करते हैं। फिर उसके बाद में 25-30 दिन पे हम 2-3 बार इसकी और तुड़ाई करते हैं। इस प्रकार से 3-4 बार जब हम इसकी तुड़ाई करते हैं, जब जाकर के इस फसल से हमें पूरा उत्पादन मिलता है। तुड़ाई करने के बाद में हम उस उपज को खलियान में रखते हैं, जिससे 8-10 दिन तक उसको सुखाते हैं। सुखाने से फायदा ये होता है कि जब हम उसकी थ्रेसिंग करते हैं या गहाई करते हैं, तो फलियां पूरी तरह से बीज और जो फलियों का आवरण है, कवर है, वो अलग हो जाता है। अन्यथा उसमें दिक्कत आती है और फिर जो हम तेल जो निकालना चाहते हैं, तेल की जो गुणवत्ता है उस पर फर्क पड़ता है। इसलिए यदि मात्रा कम है तो लकड़ी के डंडे से पीट करके भी फलियों से इसके बीज अलग किए जा सकते हैं, और यदि मात्रा ज़्यादा है तो थ्रेसर का भी काम में ले सकते हैं। अरंडी का भंडारण, अरंडी की कटाई के साथ ही उसके उचित भंडारण की तैयारी शुरू हो जाती है। अरंडी के दानों को जिस बोरे में भरकर रखने हो, उस बोरे को पहले से ही 1% मेलाथियोन के घोल में 10 मिनट भिगोकर अच्छी तरह से सुखाएं। तेज धूप में 5 से 6 घंटे सुखाने पर कीड़ों का प्रकोप बहुत कम हो जाता है। अरंडी का भंडारण करने के लिए दानों में 8 से 10% से अधिक नमी नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद भरे बोरों को फर्श पर सीधे ना रखें। पहले कोई लकड़ी के फट्टे इस प्रकार रखें कि थोड़ी लकड़ी बाहर की तरफ निकली रहे। बोरों को दीवार से 1 से 1.5 फीट दूर रखें। बोरों को एक ही दिशा में ना रखें, और जब अरंडी का बाजार भाव अच्छा मिले तब बेचना चाहिए। ऐसा करने से किसान भाइयों को ज्यादा फायदा मिलेगा। इस प्रकार से यदि अच्छी भली भांति इसका प्रबंधन किया जाए तो ये फसल एक मुनाफे वाली फसल है, जिससे तेल की मात्रा लगभग 45-50% तक इसमें तेल होता है, और अन्य जो फसलें हैं उससे ये अधिक सूखे के प्रति अवरोधी फसल है, सूखा सहन कर लेती है। तो इस प्रकार से जो हम यदि फसल कटाई के बाद में प्रबंधन का ध्यान रखें, तो मैं समझता हूँ किसान भाई अच्छी उपज के साथ साथ अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पित है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadaataup@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मिर्च की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए किए जाने वाले जरूरी कार्य। पपीते की उन्नत किस्में और नर्सरी तैयारी पर जानकारी। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।